इस लेक्चर में हम स्टेप प्रैक्टिस बुक यूनिट नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 हमारे पास MD-CAT के सिलेबस में वर्क, एनर्जी और पावर है और यूनिट नंबर 4 सर्कुलर मोशन है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड द वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स इज। अगर एक आदमी एक वेट को लिफ्ट करता है ग्राउंड से तो वर्क डन बाय लिफ्टिंग फोर्स क्या होगा। अब सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट से अगर ये एक वेट है और इस वेट को लिफ्ट किया जाता है तो ऑब्वियसली जो लिफ्टिंग फोर्स हमारे पास होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब फोर्स अपवर्ड है, इसके अलावा लिफ्ट किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन एंगल कितना है, 0 डिग्री। और जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है तो हम जानते हैं कि वर्क के फार्मूला में कॉज है और कॉज 0 पॉजिटिव 1 आता है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास दैट इज अल्फा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इसी क्वेश्चन में वो रेफरेंस फोर्स को चेंज कर रहा है। अब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और वो कहाँ है, डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अपवर्ड। तो अब ग्रेविटी के रिस्पेक्टिव जो हमारा एंगल है वो कितना है, 180, और कॉस 180 -1 होता है, तो मीन्स वर्क डन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्टिव पूछे लिफ्टिंग में तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। और ये बात हम लेक्चर में भी कर चुके हैं कि रेफरेंस फोर्स के चेंज होने से जो वर्क की टाइप होती है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, अ फोर्स ऑफ 3I + 4J न्यूटन डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू 4I + 3J मीटर, द वर्क डन विल बी। फोर्स है 3I + 4J न्यूटन और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है 4I + 3J मीटर, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि वर्क डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है, और जब दो वेक्टर्स के इन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मींस I को I से, J को J से और K को K से। तो हम यहाँ पर ये करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हुए I को मल्टीप्लाई I से करेंगे और J को मल्टीप्लाई J से। मीन्स 3 × 4 12, 4 × 3 12, तो आंसर क्या होगा, 24 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है द फॉलोइंग 4 पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, देन विच ऑफ देम हैज मैक्सिमम मोमेंटम। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और इन चारों पार्टिकल्स के बारे में वो ये कहता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो बताएं मैक्सिमम मोमेंटम क्या होगा। अब प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, हम जानते हैं कि इनका मैस डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन यूज़ करना है मोमेंटम का, मैस और काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें ये वेरिएबल्स आते हैं। तो फार्मूला क्या होगा, वो होगा मोमेंटम इज इक्वल टू √2 टाइम मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब तमाम इन पार्टिकल्स के बारे में ये कहा गया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो इसके अकॉर्डिंग मोमेंटम का मैस के √2 के साथ रिलेशन डायरेक्ट होगा। तो जिस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा उसके मोमेंटम की वैल्यू भी ज़्यादा। तो अगर इन चारों पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे मैसिव जो पार्टिकल है वो कौन है, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा होगा। अल्फा के बाद अगर बात करें तो प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उनके मैस इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, द पावर ऑफ पंप विच कैन पंप 100 किलोग्राम वाटर टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर इन 5 सेकेंड। हमने एक पंप की पावर को कैलकुलेट करना है जो 100 किलोग्राम वाटर को 100 मीटर की हाइट पे 5 सेकेंड में पहुंचाता है। तो पावर का जो फार्मूला हमारे पास है दैट इज वर्क ओवर टाइम। अब यहाँ वर्क पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहा है तो फिर mgh आ जाएगा ओवर t। अब मैस हमारे पास 100 है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन 10 और हाइट की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 100 और टाइम की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। तो ये 5 × 2 10, बाकी कितने जीरोज हैं, 4, तो पावर आ जाएगी 2 10⁻⁴ वाट। इसको हम लिख सकते हैं 20 किलोवाट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मेगावाट इज इक्वल टू, 1 मेगावाट किसके इक्वल है। अब हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वो किलोवाट का पढ़ते हैं कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आर
इज इक्वल टू 3.6 मेगा जाउल्स। अब हमें किलो की जगह यहाँ पर मेगा चाहिए। मेगा होता है 10⁻6, तो किलो को मेगा में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ साइड्स को हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बोथ साइड्स हमने 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखें लेफ्ट साइड पे ये बन गया मेगा, ये आ गया 1 मेगावाट आर, और राइट साइड पे ये आ गया 3.6 10⁻9 जाउल। तो हम जानते हैं कि 10⁻9 जाउल क्या होता है, गीगा, तो ये हो जाएगा 3.6 गीगा जाउल। तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 की क्या है, डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन इज इक्वल टू। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि वर्क डन जब किसी बॉडी पे होता है तो वो उसकी वजह से उस बॉडी में एनर्जी में चेंज आता है। और वो एनर्जी का चेंज काइनेटिक भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है, और इवन इन दोनों का सम भी हो सकता है। तो ये मैंने डिस्कस भी किया था लेक्चर में। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सिर्फ ये नहीं कहता कि वर्क डन होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वो डिपेंड करेगा सिस्टम पे। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बीटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑल आर करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन फिर यहाँ पर क्या हुई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से कौन सा यूनिट है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जाउल हो सकता है अगर एसआई की बात करें, लेकिन यहाँ कहीं एसआई मेंशन नहीं है, तो फिर जाउल भी इसका आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होगा, कैलोरी भी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि एनर्जी और टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल है। हमने स्लोप के बारे में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बात की थी कि स्लोप हमारे पास होता है tan थीटा, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारे पास एनर्जी टाइम ग्राफ में जो परपेंडिकुलर है एनर्जी है और बेस टाइम है, और एनर्जी ओवर टाइम हम जानते हैं किसके इक्वल है, पावर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, चार्ली, कि एनर्जी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू पावर। 10th क्वेश्चन, मूविंग बॉडी मे नॉट हैव। एक मूविंग बॉडी में क्या चीज़ नहीं हो सकती, इसकी बात भी हम लेक्चर में कर चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल अगर देता हूं कि लेट से हमारे पास एक कार मूव कर रही है रोड के ऊपर। अब कार अगर रोड पे मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन अगर वो ग्राउंड पे है तो हमारे पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो क्या होगी, जीरो। तो अ मूविंग बॉडी मे नॉट हैव पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। यहाँ रखे मे नॉट हैव, हो भी सकता है कि अगर वो बॉडी हाइट पे मूव कर रही हो फिर तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो मे नॉट की वजह से हमारा जो आंसर है वो चार्ली है, क्योंकि जब बॉडी एक प्लेन सरफेस से मूव करे तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर 11, द बेस यूनिट ऑफ पावर इज। पावर के बेस यूनिट देखें, पावर क्या हमें ऐसा यूनिट पता है कि वो है वॉट। वॉट होता है जूल पर सेकंड। जूल किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो साथ हमारे पास पर सेकंड भी है, तो -2 -1 ये -3 हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन 11 की क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, दैट इज चार्ली। अगर बाकी यूनिट्स की बात करूं कि बाकी किसके यूनिट है, तो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये यूनिट है मोमेंटम का या इम्पल्स का। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है फोर्स का, वेट का। डेल्टा एस एच किसी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर। देखिए वर्क हमारे पास जो है वो स्केलर है, नंबर है। इसका मतलब जहां पर भी वर्क में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ओवरऑल वर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। साइन पॉजिटिव नेगेटिव आना वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल की वजह से होता है। तो 12 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1000 जाउल है। तो नेगेटिव मैटर नहीं करेगा, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो क्या है, डेल्टा 1000 जाउल। और नेगेटिव सिर्फ इस वजह से आया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये बात हम करते भी हैं कि जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम कब होता है। हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि वर्क डन मैक्सिमम हमारे पास होगा 0 डिग्री पर भी और 180 डिग्री पर भी। 0 डिग्री पर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और 180 के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम होगा।
मीन्स -1000 जाउल हो या +1000 जाउल हो, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर विच एंगल वर्क इज सेट टू बी पॉजिटिव मैक्सिमम। ये बात हम अभी ऊपर कर चुके हैं कि वर्क डन पॉजिटिव हो और मैक्सिमम हो किस एंगल पे होगा, 0 डिग्री पर। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, पॉजिटिव मैक्सिमम। और अगर कहता नेगेटिव मैक्सिमम तो फिर 180, अगर कहता 0 तो फिर क्या होता 90, और अगर कहता वर्क डन किस एंगल पे मैक्सिमम का हाफ तो फिर 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो 60 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन का हाफ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर विच एंगल वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव मैक्सिमम। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि नेगेटिव मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, 180 डिग्री पर। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, फॉर विच एंगल वर्क इज सेड टू बी मैक्सिमम। ऑब्वियसली 0 एंड 180 बोथ, क्योंकि 0 पर भी वर्क डन मैक्सिमम, 180 भी मैक्सिमम, तो चार्ली बोथ ए एंड बी। और फर्क हम ऊपर बात कर चुके हैं कि डिफरेंस ये होगा कि 0 के ऊपर पॉजिटिव मैक्सिमम और 180 के ऊपर नेगेटिव मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, a force of 20 Newton acts on a body through a distance of 10 meter. What must be the angle between force and displacement such that the work comes out to be 100 joule? फोर्स 20 न्यूटन है जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो कहता है एंगल क्या होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर वर्क डन कितना है 100 जाउल। हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ डी कॉस ऑफ थीटा, तो अगर हमें एंगल रिक्वायर्ड तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा वर्क डन ओवर एफ इंटू डी। वर्क डन 100 जाउल है, फोर्स 20 है, डिस्टेंस 10 है, ये कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा 1/2, तो थीटा इक्वल होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो हम जानते हैं कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1/2 आती है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, फॉर विच एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वर्क रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये बात हमने ऊपर की, किस एंगल पे जो वर्क की वैल्यू है वो हाफ होती है मैक्सिमम वैल्यू के। आंसर 60 डिग्री था, लेकिन लेट से आपको याद नहीं है, फिर सॉल्व कैसे करेंगे। वर्क का फार्मूला एफ डी कॉस थीटा। अब उसने क्या कहा कि जो वर्क की वैल्यू है वो मैक्सिमम का हाफ है, और मैक्सिमम वर्क कितना होता है एफ इंटू डी, क्योंकि कॉस 0 1, और साथ आपके पास आ गया एफ डी कॉस ऑफ थीटा। तो एफ डी से कैंसिल हो गया, सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन है वैसा ही बन गया, यह आ गया कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है 60 डिग्री, जिसको हम π/3 भी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है अल्फा, कि 60 डिग्री पे वर्क डन मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में वो कहता है कि अ लोडेड एंड एन अनलोडेड कार्ट आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी such that the same retarding force act on them and they finally stop after covering S1 and S2 distance respectively. Which of the following is true? अब कहता है कि एक लोडेड है और एक अनलोडेड कार्ट है, एक लोडेड और एक अनलोडेड कार्ट मूव कर रहे हैं सेम काइनेटिक एनर्जी से, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, उन दोनों पे सेम रिटार्डिंग फोर्स भी अप्लाई हो रही है, और वो रुकते हैं फाइनली। एक कवर करता है डिस्टेंस S1, दूसरा S2, तो कहता है S1 और S2 में क्या रिलेशन होगा। अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन हमारे पास इक्वल है एफ डी, और यह आ गया काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, तो यहाँ से डिस्टेंस जो आ गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर फोर्स के इक्वल है। अब डाटा को देखें तो दोनों चीज़ें सेम वो कह रहा है, कहता है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी सेम है, और जो उनकी फोर्स रिटार्डिंग अप्लाई हो रही है वो भी सेम है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भी सेम, फोर्स भी सेम, तो इसका मतलब दोनों का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी अल्फा, S1 इज इक्वल टू S2। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ग्रेविटेशनल फील्ड डज नेगेटिव वर्क द पोटेंशियल एनर्जी इज। ग्रेविटेशनल फील्ड के नेगेटिव वर्क करने का मतलब क्या है। देखिए, हम अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक बॉडी को लिफ्ट करते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास अपवर्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स
की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। यहाँ पर एंगल क्या है 180, और वर्क के फार्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब आपको समझ आ रही है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब बॉडी को लिफ्ट किया जाए, हाइट पे लेकर जाया जाए, और जब बॉडी को हाइट पे लेकर जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जब वर्क डन नेगेटिव होगा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, चाहे वो ग्रेविटेशनल है, इलास्टिक है या इलेक्ट्रिक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और उसके रिवर्स भी याद रखिएगा कि जब वर्क डन पॉजिटिव होगा तब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 19 का क्या है, अल्फा। बल्कि सॉरी अल्फा नहीं, में इंक्रीज नहीं आएगा, मस्ट इंक्रीज आएगा, में इंक्रीज तो पॉसिबल नहीं है, मस्ट इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, consider the figure in which a force acts on a body through displacement d, for which value of theta the work is said to be maximum। अब क्वेश्चन को अगर आप और से देखें तो क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें ये हमारे पास फोर्स है, ये बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है, और ये वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन गिवन है। अब ये कहा है कि किस एंगल के लिए जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। हम जानते हैं कि वर्क डन मैक्सिमम तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अलोंग तभी होगा जब ये थीटा इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल वर्टिकल के साथ है। तो वर्टिकल के अकॉर्डिंग हमारा एंगल 90 डिग्री होगा, तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, पैरेलल। और ये बात हमने की भी थी कि अगर हमारे पास किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो और एंगल गिवन हो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो तब हमारे फार्मूला के अंदर कॉज आता है। मीन्स अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ होता है इस डायग्राम में, तब हम कहते हैं कि हमारे पास एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो वर्क डन मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इसी केस में जो एंगल है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इन बिटवीन ना हो, बल्कि फोर्स का इस वर्टिकल लाइन के साथ हो, तो हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आता है वो साइन थीटा वाला आता है। तो साइन के केस में हम जानते हैं कि एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि एंगल वर्टिकल के साथ है, तो जब तक ये एंगल 90 नहीं होगा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल नहीं आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, 20 का डेल्टा। 21, कंसिडरिंग फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क। ये बात हम कर चुके कि 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि मैथमेटिकल फार्मूला वर्क का क्या होगा। तो ये डायग्राम है इसकी, और इसके अकॉर्डिंग जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा, एफ डी साइन थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा। और क्यों, इसको अगर हम देखें तो बेसिकली हमने फोर्स को रिजॉल्व करना। जब फोर्स को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, तो ये अब कंपोनेंट जो आएगा ये आएगा एफ कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट जो हमारे पास होगा ये आएगा एफ साइन थीटा। तो डायग्राम से देख सकते हैं कि जो फोर्स का कंपोनेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, एफ साइन थीटा। इस वजह से वर्क का फार्मूला एफ डी साइन थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 1 मीटर डिस्टेंस, द मैक्सिमम वर्क डन इज। सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब हम एंगल को 0 लेते हैं और फार्मूला बनेगा एफ डी, तो 2 इंटू 1, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, 2 जूल। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बी अल्फा आएगी, 2 यूनिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 जूल होता तब भी करेक्ट होता। 23, a mass is lifted to a height in 10 seconds. Now if the same mass is lifted to the same height in 20 seconds, then work done in two cases are in the ratio। देखिए वर्क डन जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, पावर टाइम पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास अगर सेम मैस है, चाहे उसको 10 सेकंड में हम उस हाइट पे ले जाएं, और चाहे हम उसको 20 सेकंड में, और चाहे हम उसको 100 सेकंड में ले जाएं, अगर मैस सेम है और सेम हाइट तक लेकर जा रहे हैं तो वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और ये टाइम के इंडिपेंडेंट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ओवरऑल दोनों केसेस में जो वर्क डन वो सेम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा 1:1 होगा। अगर ये क्वेश्चन पावर से रिलेटेड होता तो पावर में हम जानते हैं कि पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है, तब जिस केस में टाइम कम होता उसकी पावर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती, फिर हम पावर फाइंड करने के लिए रेशियो लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, a body is released from a height of 5 meter. If friction is ignored, then its velocity just before striking the ground will be. एक बॉडी को 5 मीटर हाइट से हमने ड्रॉप किया, तो कहता है उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या होगी। अब ये केस है जहां हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे, तो हाइट से बॉडी को ड्रॉप करने से पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस होगी और वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रही होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। तो मैथ कैंसिल आउट होगा, वेलोसिटी √2gh, हाइट टोटल है, इसलिए इसको मैं डेल्टा एच ना भी लिखूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितनी हाइट है टोटल 5, तो 5 × 2 10, 10 × 10 100 और 100 का √10 होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ये बात हमने की थी कि अगर हमारे पास ये एक प्लेन है और उस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो तमाम अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, अपवर्ड। तो चाहे इसको हम ये कहें कि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है तब भी ठीक है, और अगर हम ये कहते हैं कि जिस प्लेन में बॉडी रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर है तब भी ठीक है। तो बीटा भी करेक्ट और इसके अलावा बीटा कह रहा हूँ, अल्फा भी करेक्ट और इसके अलावा चार्ली भी करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डेल्टा, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन 26, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिन मोशन ऑफ अर्थ इज। हमें एंगुलर वेलोसिटी बतानी है अर्थ की स्पिन मोशन के लिए। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, और अगर अर्थ की स्पिन मोशन है तो यहाँ स्पिन टाइम पीरियड आएगा, और हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में रोटेशन को कंप्लीट करती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है 24 आवर्स। अब मैं यहाँ पर आर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में आर में आंसर है। तो यह आएगा 2 ओवर 24 मीन्स π/12 और यूनिट होगा रेडियन पर आर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, डेल्टा। तो सॉल्व करते हुए ये देख लिया करें कि हमारे पास ऑप्शंस किस फॉर्म में, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में द एंगुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विच कॉरस्पॉन्ड्स टू द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन। कहता है एंगुलर वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ जो क्या मेंशन करेगा, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन को। देखिए हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी का जो चेंज है वो यूनिफॉर्म होगा तो ऑटोमेटिकली जो एंगुलर एक्सेलेरेशन होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो इस वजह से ओमेगा और टाइम का ग्राफ वो करेक्ट होगा जहां पर यूनिफॉर्म स्लोप है। तो डेल्टा ग्राफ हमें ये बताएगा कि डेल्टा ग्राफ के अंदर जो स्लोप है यूनिफॉर्म है। तो अगर स्लोप हमारे पास यूनिफॉर्म, तो स्लोप किसके इक्वल है, एंगुलर एक्सेलेरेशन के, तो वो भी यूनिफॉर्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। बाकी अगर ग्राफ्स को हम रीड करना चाहें तो हम अल्फा के बारे में क्या कहेंगे कि स्लोप इंक्रीज कर रही है। तो अल्फा के अंदर अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है इसका मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन जो है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बीटा के अंदर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो स्लोप की वैल्यू है अगर उसको देखें शुरू में और बाद में तो वो डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ स्लोप के बारे में ये कहेंगे कि स्लोप इज डिक्रीजिंग। और एक डिफरेंस ये है कि पहले में स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि एंगल लेस देन 90 और यहाँ एंगल ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव है। थर्ड केस के अंदर शुरू में ग्राफ यूनिफॉर्म है और उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये हिस्सा तो शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को, लेकिन ये शो करेगा जीरो एक्सेलेरेशन को। इस वजह से आंसर क्या है, डेल्टा, थ्रू आउट कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन है। क्वेश्चन नंबर 28, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलेरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी गिव्स डायमेंशंस ऑफ। 28 में कहता है कि अगर हम रेशियो लेते हैं डायमेंशंस की एंगुलर एक्सेलेरेशन टू एंगुलर वेलोसिटी,
तो वो किसके इक्वल आएगा। देखिए डायमेंशंस ना भी पता हो तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और वो कैसे, आप इनके यूनिट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फ़ा का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है और ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकंड होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेकंड डिनोमिनेटर में आ गया, तो 1/2, और ये क्या है, हर्ट्ज, इसका मतलब यूनिट किसका है, फ्रीक्वेंसी का। तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। 29 क्वेश्चन, An electric fan rotating at 3 revolutions per second is switched off. It comes to rest in 18 seconds. What will be the de-acceleration produced? अब क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फैन है जो रोटेट कर रहा है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड से, उसको हमने स्विच ऑफ कर दिया। इट कम्स टू रेस्ट इन 18 सेकंड, व्हाट विल बी द डी-एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड। अब 29 क्वेश्चन, हमें ओमेगा गिवन है 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब ये ओमेगा ये होगा, वो रेस्ट पर आ गया, ओमेगा एफ 0 कितने टाइम में आया, 18 सेकंड। तो क्या फाइंड करना है, डेक्सेलेशन मींस अल्फा। तो अल्फा हमारे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो चेंज क्या होएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम कितना है 18, यह आएगा -3/18 -1/6, और यूनिट क्या होगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। अब 1/6 किसके इक्वल होगा, तो 1/6 आप सिंपल 6 डिवाइड करेंगे 0.0, तो 1 रिमाइंडर क्या है 4, 0 6 36, तो यह आपके पास आ गया -0.16 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, और नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने कहा था डी एक्सेलेरेशन है। तो करेक्ट आंसर इज 0.16 डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में कहता है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल्ड कीपिंग एंगुलर वेलोसिटी सेम देन सेंटीपिटल फोर्स बिकम्स। अब 31 क्वेश्चन में उसने हमें कंडीशन एक दे दी, और वो कंडीशन हमारे पास क्या है, कहता है अगर हम रेडियस को डबल कर रहे हैं लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी। हमें हिंट मिल गया कि हमें एंगुलर वेलोसिटी वाला सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला यूज़ करना है, तो Fc इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है, तो फोर्स का रेडियस के साथ रिलेशन क्या होगा, डबल। तो अगर रिलेशन डबल है, तो अगर हमारे पास रेडियस यहाँ डबल हो रहा है, तो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन 31, टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनका ऑर्बिटल टाइम पीरियड एग्जैक्टली उतना ही होता है जितना अर्थ के स्पिन मोशन का टाइम पीरियड है। यानी अगर अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड 24 आवर्स में स्पिन करती है, तो सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है 24 आवर में। तो इसका आंसर क्या होगा, चार्ली, 24 आवर्स। और इसको हम अगर सेकंड में लिखना चाहें तो कितना होता है, 86400 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। 32 में कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, दे यूज माइक्रोवेव्स टू कम्युनिकेट, ट्रू है। मिनिमम 3 करेक्टली पोजिशन सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज, 3 हमें जियो स्टेशन सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं 120 डिग्री पर, करेक्ट है। देयर ऑर्बिटल स्पीड इज ग्रेटर देन द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लो फ्लाइंग सैटेलाइट्स, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसकी रीज़न हमारे पास ये कि जो ऑर्बिटिंग वेलोसिटी होती है उसका रेडियस के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है, और जो जियो स्टेशन सैटेलाइट्स हैं अगर हम उनके ऑर्बिटल रेडियस को देखें तो वो क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से कम है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जियो स्टेशनरी, इनकी जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस से ऑलमोस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा है। जिसका मतलब जो लास्ट स्टेटमेंट चार्ली है वो इनकरेक्ट है। और आप इसको मैथमेटिकली भी दे सकते हैं कि जितना आर कम होगा उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी, तो ग्रेटर नहीं हो सकती, कम हो सकती है। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ कौन सी है, चार्ली, क्योंकि हमें बताना था कि वो स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में
वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड सच दैट अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट ऑफ 3 न्यूटन, व्हाट मस्ट बी द पावर डेवलप्ड इन दिस केस। क्वेश्चन 33, एक ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया कि वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 15 मीटर पर सेकेंड के साथ, और उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है 3 न्यूटन, कितनी पावर होगी। पावर का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। एंगल हम यहाँ 0 ज्यूम करेंगे, फोर्स कितनी है 3, वेलोसिटी कितनी है 15, तो क्या आंसर होगा 45 और यूनिट वॉट, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। अगर यहाँ अप्लाइड फोर्स की जगह फ्रिक्शन होती, एंगल 180 होता, तो फिर सिर्फ ये फ़र्क होता कि नेगेटिव आता डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 34, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम 12 o'clock टू 3 o'clock। देखिए अगर हम एक क्लॉक को देखते हैं तो क्लॉक के अंदर जो हमारे पास 12 डायल के ऊपर है और जो 3 है वो हमें नज़र आता है कि एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व ना भी करें, डायरेक्ट बता सकते हैं कि 12 और 3 के इन बिटवीन जो हमारे पास और हैंड का एंगल बनेगा ओवरऑल वो कितना बनेगा 90 डिग्री या π/2। दूसरा मेथड इसका और भी है कि हमारे पास अगर वो मेंशन कर रहा है और हैंड, तो 1 आवर का आप एंगल कैलकुलेट कर लें। तो 1 आवर का एंगल कितना होगा, 1 आवर के एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल रोटेशन 2π, और ये पूरा डायल कितने आवर्स में डिवाइड होता है 12, ये 12 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा π/6। तो π/6 रेडियन है 1 आवर के लिए। तो अगर आपको 3 आवर्स के लिए चाहिए तो π/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो π/2 रेडियन ही आएगा, यानी 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन 34 का क्या है, अल्फा। 35, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन द फॉलोइंग ग्राफ इज। ग्राफ हमें गिवन है 35 के अंदर बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। जैसे हम कहते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसी तरह अगर एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास ग्राफ टाइम का है तो इसका जो एरिया हमारे पास होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सिंपली इस एरिया को फाइंड करेंगे। तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन सी शेप है, रेक्टेंगल या स्क्वायर बोल दें, तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। जो बेस हमारे पास है वो कितनी है 4, और जो हाइट हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 10। तो 4 × 10 आंसर होगा 40। अब यूनिट देख लें, ये रेडियन है और टाइम सेकंड में, तो रेडियन आएगा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट 2 पॉइंट्स ए एंड बी प्रेजेंट ऑन अ स्पिनिंग बॉडी हैविंग अनइक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। 36 में हमने कहता है कि हमें वो स्टेटमेंट बताएं जो इनकरेक्ट है, किसके बारे में, उन 2 पॉइंट्स के बारे में जो एक स्पिनिंग बॉडी के ऊपर हैं और जिनका अनइक्वल डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। इसको अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो लेट से हमारे पास ये एक डिस्क है जो स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड। अब 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी, और नज़र आ रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। ए का डिस्टेंस आर ए और बी का डिस्टेंस आर बी। फर्स्ट कहता है बोथ पॉइंट्स हैव सेम एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये ट्रू है क्योंकि रिजिड बॉडी में हर पॉइंट का एंगुलर एक्सेलेरेशन सेम होता है। नेक्स्ट, बोथ पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी। ये भी ट्रू है क्योंकि अगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट, तो दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो जितना r ग्रेटर होगा उतनी हमारे पास वेलोसिटी भी ग्रेटर आएगी। थर्ड कहता है बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये भी ट्रू है क्योंकि गिवन है। और लास्ट कहता है बोथ पॉइंट्स हैव सेम एक्सेलेरेशन। अब जिस तरह इनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, इसी तरह हमारे पास इनकी जो एक्सेलेरेशन होगी वो भी डिफरेंट होगी। और एक्सेलेरेशन कौन सी होगी, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आर अल्फा। तो अल्फा चाहे सेम है लेकिन रेडियस तो सेम नहीं है, तो रेडियस के डिफरेंट होने की वजह से
हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी वो दोनों की क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। तो डेल्टा जो है वो इनकरेक्ट है, तो यही आंसर होगा क्योंकि इनकरेक्ट हमसे पूछा हुआ था। इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास रिजिड बॉडी में एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो लीनियर क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। 37 इफ r इज 4i एंड ओमेगा इज 4k देन v इज। 37 क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है 4k और r की गिवन है 4i और v फाइंड करना होगा। टॉर्क में मैंने बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि करेक्ट फार्मूला ओमेगा क्रॉस r होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। और डायरेक्ट कैसे होगा, आप सिंपली इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा 4k क्रॉस 4i। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट है तो ऑब्वियसली नॉन ज़ीरो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर 16, और यह आपके पास आ गया k डॉट आई। अब रूल आप लोगों को याद है, i j k, i क्रॉस j k, j क्रॉस k i और k क्रॉस i j। इसका मतलब k क्रॉस i अगर हम ले रहे हैं तो क्या आएगा, वो j आएगा। तो आंसर क्या आ गया 16j और साइन क्या होएगा, पॉजिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बीटा। और अगर यूनिट वेक्टर्स एक से ज़्यादा होते फिर हम उसको क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट वाले मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज swung इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r under the action of gravity as shown in the figure, what will be the tension in string at A। हमने लेक्चर में वर्टिकल सर्कल के केस पढ़े थे, तो वर्टिकल सर्कल का केस है, हमें टेंशन बतानी है पॉइंट A के ऊपर। अगर हम पॉइंट A के ऊपर देखें तो पॉइंट A पे हमें नज़र आ रहा है कि वेट भी डाउनवर्ड है और जो टेंशन है वो भी डाउनवर्ड है, और सेंटीपिटल फोर्स हम जानते हैं कि वो अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू टेंशन प्लस वेट। तो रिक्वायर्ड हमें टेंशन है, तो टेंशन सेंटीपिटल फोर्स और वेट के डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमें लगता है कि जैसे कोई नहीं है। अब यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv² माइनस mg। अब यहाँ पर मैस कॉमन ले लें तो v² माइनस जी के इक्वल आ जाएगा। हम जानते हैं कि जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में होती है तो टेंशन की वैल्यू हम कहते हैं कि मिनिमम होती है, और टेंशन की वैल्यू हमारे पास मिनिमम ली जाती है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। उसकी रीज़न ये होती है कि v² जो है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो किसके इक्वल हो जाता है, वो बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो जब v² की वैल्यू हम g के इक्वल पुट करेंगे तो g माइनस जी 0, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ये उसी तरह का केस है जैसे आर्टिफिशियल ग्रेविटी की हम बात कर रहे होते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर बॉडी फॉल नहीं करती, तो अगर बॉडी फॉल नहीं कर रही इसका मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में जो बॉडी की एक्सेलेरेशन होती है वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होती है। तो उस वजह से हमने इस कंडीशन को यूज़ किया। तो जब v² की जगह g पुट करेंगे ऑटोमेटिकली टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम, और वो कितनी है, 0। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। तो पहले हमें देख के लगता है कि जैसे हमारा जो आंसर होगा वो डेल्टा होगा, नन ऑफ दीज, लेकिन हमें कंडीशन को याद रखना है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो v² है वो g के इक्वल है, इस वजह से अपेरेंट वेट बोल दें या टेंशन बोल दें उसकी वैल्यू 0 होगी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 39 कहता है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द अर्थ व्हाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन अ टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ 1 ईयर इज। हाफ ऑफ 1 ईयर। अब स्टेटमेंट को गौर से देखें, कहता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द अर्थ कब, व्हाइल ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन अ टाइम इक्वल टू हाफ ऑफ 1 ईयर। हम सब जानते हैं कि हमारे पास सन के अराउंड जो अर्थ की ऑर्बिटल मोशन है वो 1 ईयर में कंप्लीट होती है, मतलब टाइम पीरियड ऑर्बिटल मोशन का कितना है, 1 ईयर। तो अगर वो टाइम कहता है इक्वल टू हाफ ऑफ 1 ईयर, मतलब ऑर्बिटल टाइम पीरियड का हाफ,
दैट मीन्स उसकी हाफ रेवोल्यूशन होगी, और हमारे पास हाफ रेवोल्यूशन के अंदर जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो टोटल एंगल का हाफ होगा। तो टोटल एंगल रेवोल्यूशन का 2 पाई ओवर 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये पाई रेडियन आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। लास्ट, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड है, ये भी हमने क्लास में बात की थी, वो कितनी होती है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या है, बीटा। इसको हम चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। फार्मूला होता है v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी से आप सॉल्व करना चाहें इसको, डाटा आपके पास है, क्या डाटा होगा, जो रेडियस हमारे पास है वो होता है 42.3 10⁻⁶ मीटर, और टाइम पीरियड होता है 1 डे, यानी 86400। तो इसे सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हैं, तब भी जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे ये आएगा। मैं पाई को सॉल्व नहीं करता, मैं अगर 2 को और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उनको अगर सॉल्व करूं तो देखें क्या आंसर आएगा। ऊपर आ गया 42.3 10⁻⁶, और डिनोमिनेटर के अंदर अगर वो 2 से कैंसिल हो तो ये आएगा 43200। अब ऊपर मेरे पास है पाई, पाई होता है 3.14, साथ है 42.3 10⁻⁶। डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट जो नंबर में देखा जाए तो सिमिलर है, उसको अगर मैं लिखता हूँ 43.2, तो डेसिमल यहाँ मूव किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻3। तो अप्रॉक्सीमेशन के लिए इसको कैंसिल कर दें, 3 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 6 माइनस 3 3, तो 3.1 10⁻3 मीटर पर सेकंड। तो मीन्स ये कितना है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर भूल भी जाए तो आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं, आंसर क्या होगा, बीटा। तो ये था स्टूडेंट्स स्टेप प्रैक्टिस बुक का यूनिट नंबर 3 और 4 उसका सोल्यूशन।